अरविंद पानगेरिया जो थे, अरविंद पानगेरिया, उन्होंने एक बात बताई थी। उन्होंने एक बात बताई थी, जो इंडिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल जो होना चाहिए, जिस मॉडल पे हम अभी चल रहे हैं, नो डाउट बाय एंड लार्ज बहुत हद तक ये बेनिफिशियल रहेगा इकोनॉमिक के लिए, लेकिन जो अपने देश की जो अभी करंट का सिचुएशन है, जो डिमांड करता है, उस डिमांड को देखते हुए किस तरह का मॉडल हम लोगों के लिए और इस कंट्री के वेलफेयर स्टेट को एस्टैब्लिश करने के लिए और स्ट्रांग बनाने के लिए बेटर रहेगा। तो देखो मेन उसमें एक बात बताई थी, क्या बताई थी कि जो भाई अभी जो हम कैपिटल लेड डेवलपमेंट पे जो फोकस्ड है, कैपिटल लेड डेवलपमेंट पे जो फोकस है, उससे हमें मूव करके लेबर लेड डेवलपमेंट को ऑप्ट करना चाहिए। अब देखो क्या होता है इस दोनों में क्या है, कैपिटल लेड डेवलपमेंट और इसे लेबर लेड डेवलपमेंट, मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि देखो अभी जो हम गवर्नमेंट का फोकस है, गवर्नमेंट का जो फोकस है वो कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स कैपेक्स आप लोग बहुत बार सुनते हैं, कैपेक्स के कैपिटल एक्सपेंडिचर, इस पे फोकस कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई इन्वेस्टमेंट लाओ किसी भी तरह से, चाहे तो ये इंटरनल इन्वेस्टमेंट हो या एक्सटर्नल या फॉरेन, जिसको एफडीआई के थ्रू कहते हैं, या फॉरेन इन्वेस्टर को हम बुलाते हैं, उसको बुलाओ, उसके पैसा को हमें कहाँ लगाना है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें लगाना है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया है और होना भी चाहिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हम जब डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे मतलब थोड़ा सा ये ध्यान, जैसे देखो, जैसे कि आपका क्या है, वाटर हो गया, तो इट इज़ एसेंशियल, इट इज़ डायरेक्टली लिंक टू द ह्यूमन लाइफ, तो इसके साथ आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। जो वाटर है, वाटर की अवेबिलिटी है, वाटर का ये भी आता है, वाटर की अवेबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ तक आपको ज़रूरी है ह्यूमन इंडस्ट्री के लिए, उसके लिए आपको करना ही पड़ेगा, आप काम कर रहे हैं उस सेक्टर में, इंडस्ट्री को जितना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद आपको जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए होता है, हाउस होल्ड के लिए होता है, उसके लिए भी आपको करना है, वो इन्वेस्टमेंट लाते हैं, आप उसका प्रोडक्शन करते हैं, ट्रांसमिशन करवाते हैं, तो ये इसेंशियल है। हम यहाँ पे ये इसको डिटेल्स में हम क्यों थोड़ा सा देख रहे हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट का है कैपिटल लेड इंडस्ट्री, मतलब डेवलपमेंट, जो मतलब हैवी कैपिटल का हम इन्वेस्टमेंट करें डिफरेंट सेक्टर में, और उसके थ्रू उसका जो एक रिपल इफेक्ट आएगा, उसके थ्रू ऑब्वियसली ऑब्वियसली एक मतलब डेवलपमेंट चारों तरफ फैल जाएगा। मतलब क्या कहते हैं गवर्नमेंट का, क्या है भाई, इस पॉइंट को यदि हम डेवलप कर दें यहाँ पे हैवी इन्वेस्टमेंट करके, तो इसका जो इफेक्ट आएगा, तो इसके पेरिफेरी और इसके ये पूरे रेंज में डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होगा, ठीक। और दूसरा गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई यदि हम बेसिक, जैसे कि मान लो कि हम रोड डेवलप कर दिए, रोड में भी क्या, हाईवे है, चलो ठीक है, फिर उसके बाद क्वाड्रिलेटरल है, उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद ईस्ट वेस्ट काइंड्स ऑफ कॉरिडोर है, ये सब ये डेवलप कर दिए, रेल है, रेलवे में रेल में आपको क्या हो गया, जैसे कि बुलेट ट्रेन हो गया या अदर रेलवे को हम एंटी कोलिजन से इस तरह की टेक्नोलॉजी उसको हम लगाते हैं, दीज ऑल आर द एसेंशियल्स, ठीक है। फिर उसके बाद रोड रेल हो गया, अब आप जाओ इधर के अंदर वाटरवे हो गया वाटरवे हो गया, तो मतलब ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, और गवर्नमेंट का कहना है ये इसका नेटवर्क यदि हम पूरे इंडिया में बीच मतलब कर देंगे, तो उससे डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होता जाएगा, जो कि थ्योरेटिकली ठीक है, बहुत बढ़िया है, सही है, बहुत बढ़िया है। यदि आप चाइनीज़ का डेवलपमेंट मॉडल देखोगे, जो चाइनीज़ का जब हम कंपेयर करते हैं किससे, चाइनीज़ थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसका बैकग्राउंड। चाइना क्या है, 1949 में वो आज़ाद हुआ, 49 एग्जैक्ट डेट मतलब अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, 48-49 में उसको फ्रीडम मिली, ठीक। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आया था, जिसको माओ त्से-तुंग का वहाँ पे क्या था, डोमिनेंस था, माओ त्से-तुंग के कंट्रोल में ही पूरा नेशंस था,
ठीक, पूरा कंट्री था उसके कंट्रोल में। तो उसने जो डेवलपमेंट का मॉडल स्टार्ट किया था, तो उसका मॉडल जो था सबसे पहले उसने क्या किया, कैपिटलिस्ट क्लास को खत्म किया, उसने कैपिटलिस्ट क्लास को खत्म किया। और कैपिटलिस्ट क्लास को खत्म करने के बाद स्टेट कंट्रोल उसने हैवी इंडस्ट्री पे फोकस की, हैवी इंडस्ट्री पे फोकस की, एग्रीकल्चर पर भी ध्यान दिया, ठीक है। लेकिन उसका जो हैवी इंडस्ट्री पे फोकस था, तो उसमें क्या किया उसने कि बेसिक, जैसे कि ये हो गया आपको चाइना हो गया, तो उसने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं किया, जैसे कि रोड होना चाहिए, रेल होना चाहिए, या जो कनेक्टिविटी का जो भी मतलब सोर्स होता है, कनेक्टिविटी का जो भी मीडियम होता है, उस पर उसने फोकस नहीं किया। उसने क्या किया, जैसे कि मान लो इस सबसे नहीं किया, यहाँ पे आके एक हैवी इंडस्ट्री लगवा दी, एक यहाँ पे लगवा दी, एक यहाँ पे लगवा दी। और बेसिक्स जो होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी होनी चाहिए, बड़े बड़े मतलब बिल्डिंग होनी चाहिए, इस सब पे उसने फोकस नहीं किया था। तो 1950 से लेके जो 70 तक का रीजन टाइम था, वो यही था। और चाइनीज डेवलपमेंट और चाइनीज का ग्रोथ देखेंगे, उसका इकानमी देखेंगे, तो अपने इकानमी से भी बाय लार्ज मतलब सेम था या तो कम ही था, इतना बहुत ज़्यादा नहीं था। लेकिन 70s के बाद से ना, 70 के बाद से 76 में माओ सेतुंग का डेथ होने के बाद से फिर ये इसका डेंग का टाइम आया था, डेंग जियोपिंग का टाइम आया था। डेंग जियोपिंग का टाइम आने के बाद उसने मतलब पूरा स्टडी की कि भाई कैसे हम डेवलप होंगे, और उसने मतलब आसियान इकोनॉमी को उसने स्टडी किया, आसियान इकोनॉमी को स्टडी किया। आसियान इकोनॉमी में उसने जापान को स्टडी किया। जापान आसियान का नहीं है मेंबर, लेकिन ईस्ट एशिया का तो है ना, ईस्ट एशियन मतलब नियर उसका नाइबर है ना। जापान को स्टडी किया, साउथ कोरिया को देखा, और जो आसियान के मेंबर्स है सबको स्टडी किया। उसके बाद उसने सोचा, तब उसने जो अपना मॉडल अपनाया, तो यहाँ से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक मॉडल था उसका विलेज टू टाउन, ठीक ये। तो और स्टेट इंटरप्राइजेज जो थे, स्टेट इंटरप्राइजेज उसको उसने मतलब ये नहीं कह सकते हैं पूरी तरीके से खत्म कर दिया, स्टेट इंटरप्राइजेज रखा ही, लेकिन साथ साथ उसने कैपिटलिस्ट और कैपिटलिज्म को भी बढ़ाना स्टार्ट किया, कैपिटलिज्म को भी बढ़ाना स्टार्ट किया था, ठीक। और उसके बाद कोल्ड वॉर का टाइम था, तो उसने अमेरिकन के साथ कोलैबोरेट किया। अमेरिकन ने भी खूब इसमें पैसा लगाना स्टार्ट किया चाइनीज के अंदर, और अमेरिकन के साथ डील हुआ था जो भाई आप हमारे पॉलिटिकल मैटर में, और पॉलिटिकल जो ऑटोनॉमी कहते हैं, या जो भी आप लोगों का जो ये डेमोक्रेसी इस तरह की बात है, उस चीज़ को साइड रखते हैं। बाकी इकोनॉमिक फ्रंट पे यदि आप कोलैब करेंगे हमारे साथ तो कीजिए, और अपना पैसा हमारे यहाँ लगाइए, हमारे पास बहुत बड़ा मार्केट है, लेबर फोर्स है, ठीक है, और बेटर लॉ एंड ऑर्डर हम प्रोवाइड करेंगे। तो अमेरिकन को भी कोई लेना देना नहीं था उस टाइम से, भाई कोई नहीं चल। अमेरिकन इन्वेस्टर ने पैसा लगाना स्टार्ट किया। अमेरिकन को भी चाइना को कंटेन करना था, तो उसने सोचा कि भाई एक कम्युनिस्ट वाला कंट्री मेरे साथ आ जाएगा तो मेरा थोड़ा सा पलड़ा भारी हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद अमेरिकन, चाइनीज और पाकिस्तान, ये तीनों का एक्सिस बन गया था 70s के दौर में, आप देख सकते हैं। और ये इंडिया ने उस टाइम 71 में बांग्लादेश के साथ हुआ था। उसके बाद थोड़ा सा हम इस यहाँ पे तब थोड़ा सा अलग अलग चल रहे थे। तो ये था उसका मॉडल। तो मॉडल में वही था कि उसने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को 70s के बाद से प्रमोट किया। लेकिन अपने यहाँ पे तो देखिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम फोकस्ड अभी कर रखे हैं, कैसे रेल हो गया, रोड हो गया, मेट्रो हो गया, मतलब खूब इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ रहा है, कैपेक्स इन्वेस्टमेंट आ रहा है। हर एक साल आप बजट में देखते होंगे तो कहता होगा 10 लाख करोड़ चाहिए, 1.5 लाख करोड़ चाहिए, इस तरह का जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे इस सेक्टर्स में। लेकिन तो ठीक है, बढ़िया है, लेकिन जब आप देखते हैं कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर तो आपका ठीक है, बढ़िया है, लेकिन आप मान लीजिए ये स्टेट हो गया आपका। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट स्ट्रेटजी, I am just not indicating what the Arvind Pangaria said about the Indian economic development model. यदि आपने यहाँ पे रोड बना दिया, रेल बना दिया, हम एयरपोर्ट बना दिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, नो डाउट ये एक बेसिक्स लिमिट तक होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। लेकिन आपके कंट्री में किस चीज़ की नीड है, एसेंशियली अभी कौन सा चीज़ की जरूरत है, उसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत होगा। तो नो डाउट यहाँ पे करेंगे तो ठीक है, बढ़िया है,
इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, हर एक होगा। लेकिन आपके कंट्री के अंदर भी मेन प्रॉब्लम ये है कि आपके अंदर डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की आप बात करते हैं, आपके तो जो 65% पॉपुलेशन आपका 35 ईयर से लेस देन है, तो मतलब आपके पास लेबर फोर्स बहुत है, लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा है। इवन ये अब स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो सेमी स्किल्ड हो, डजेंट मैटर। तो आपको उसको मतलब क्या करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा उसको। आप हर एक क्लास में उसको डिवाइड करोगे। चाइनीज का यदि आप स्टडी करोगे तो चाइनीज ने हाई स्किल जॉब क्रिएशन पे नहीं फोकस किया, उसने सेमी स्किल, उसने देखा कि हमारे यहाँ के स्किल का स्टैंडर्ड किस तरह का है, तो उस तरह के जॉब क्रिएशन पे उसने फोकस किया, सेमी स्किल पे जॉब क्रिएशन का फोकस किया। उन्होंने सबको एआई और क्वांटम टेक्नोलॉजी पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया। जब उसका हम देखते हैं अभी इकोनॉमिक जाइंट हो गया तो हमारा नेवर है, तो उसके इकोनॉमी से तो थोड़ा कंपेयर करना पड़ेगा, तो उसने नहीं किया। तो आपके सेमी स्किल्ड या जो अनस्किल्ड है, तो उसके लेवल, उसके लिए आपको, आपके पास अभी वो टाइम नहीं है कि आप सबको अभी स्किल्ड करना स्टार्ट करोगे। अभी 10 साल आप में आप स्किल्ड करोगे, 10 साल में स्किल करोगे और फिर उसके बाद आप डेवलपमेंट मतलब इकोनॉमिक फोकस करोगे। तो उससे क्या होगा ना, यदि इस तरह का स्ट्रेटजी आप लोगे तो डिस्पैरिटी बहुत हो जाएगी, डिस्पैरिटी बहुत हो जाएगी सोसाइटी के अंदर। उससे क्या होगा, आपके कंट्री के अंदर आपने जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए है, तो जो क्रोनिक कैपिटलिज्म कहते हैं, या जो आपके अंदर क्या होगा, ऐसे ऐसे पॉकेट बन जाएंगे, ऐसे ऐसे पॉकेट बन जाएंगे, दिस इज, तो ये सब क्या होगा, ये सब तो आपका डेवलप होगा, ये सब तो डेवलप सेंटर होगा। बट ओवरऑल कंट्री को देखेंगे तो नहीं होगा। इंडिया के अंदर ही काइंड्स ऑफ इंडिया बनेगा, इंडिया 1, इंडिया 2, इंडिया 3, इंडिया 4, इंडिया 5। तो जो अरविंद पानगरिया कहना था, जो भाई आप इधर फोकस करो, आप लेबर इंटेंसिव जॉब और लेबर लेड डेवलपमेंट करो। आप जो कैपिटल को इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप मतलब इन्वेस्ट कर रहे हो, कीजिए, ठीक है, लेकिन उसका एक लिमिट होना चाहिए। उसको आपको इस दोनों से कंपेयर करने के बाद आप कीजिए। मेन है कि आप जॉब क्रिएशन पे फोकस कीजिए, जॉब क्रिएशन पे फोकस कीजिए। तो जॉब क्रिएशन होगा कहाँ से, जॉब क्रिएशन होगा कहाँ से, तो इसके लिए जैसे कि आप, मेन प्रॉब्लम क्या है आपके लेबर के साथ, कि आपका लेबर फोर्स जो है वो स्किल्ड नहीं है, वो सेमी स्किल्ड है, वो अनस्किल्ड है, ये प्रॉब्लम है। तो भाई इसके स्टैंडर्ड मतलब जो है ना, उस लेवल का, उसके लाइक आप जॉब क्रिएशन कीजिए, उस पर फोकस कीजिए। इंडिया के अंदर 1 2 3 4 5 इंडिया मत बनाइए, ये कहने का मतलब था। इसके लिए आप कर क्या सकते हैं, जैसे कि आपका एमएसएमई सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर में यदि आप देखोगे तो एग्जैक्ट मुझे डाटा नहीं है, तो आपकी जीडीपी में आई थिंक 35 to 36 इसका रोल है। आपके एक्सपोर्ट में आई थिंक 40% इसका रोल है, 40% आपका इसका रोल है एक्सपोर्ट में। जॉब में यदि एम्प्लॉयमेंट में देखेंगे तो आई थिंक बहुत ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट, सेकेंडरी सेक्टर का आपका एम्प्लॉयमेंट होता है, तो उसमें भी इसका रोल बहुत ज़्यादा है। आई डोंट नो, मतलब 40% के अप्रॉक्स होना होगा, ठीक। तो ये एमएसएमई सेक्टर का बहुत ज़्यादा रोल है। तो आप इस सेक्टर्स में मोर फोकस्ड आपको होना है, मोर फोकस्ड करना है, ठीक। आप करते हैं, आपके बहुत सारे पॉलिसी है, जैसे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव हो गया, या फिर पीएसएल से आप इसको लोन वोन देते हैं, ठीक है, या जो आपका एक्सपोर्ट में आपने बहुत सारे ड्यूटी व्यूटी, जैसे RODTEP जो है, रिमिशन ऑफ ड्यूटी, मतलब RODTEP इस तरह का, जो कि एक नहीं था, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, और ये सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, ये दोनों को मर्ज करके, क्योंकि वो WTO में चला गया था, अमेरिकन ने उसमें ऑब्जेक्शन लगाया था, जो कि भाई आप वो ट्रेड रिस्ट, मतलब ट्रेड को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, WTO के नॉर्म्स को अगेंस्ट जा रहे हैं, तो फिर ये सिस्टम करके आया था। तो छोड़िए, हटाइए हम, तो मेन हम ये कह रहे हैं, तो ये लेबर इंटेंसिव पे आपको जाने की जरूरत है। अब डिटेल्स भी डिस्कस कर सकते हैं। अब लेबर इंटेंसिव क्या होगा, एमएसएमई सेक्टर आपका ठीक है, एमएसएमई सेक्टर ठीक है, बहुत बढ़िया है, इसमें जा सकते हैं, ठीक। लेकिन अभी जैसे कि मैंने 1-2 दिन पहले देखा था, एमएसएमई सेक्टर में बहुत सारे आते रहते हैं। एमएसएमई सेक्टर में जैसे कि अभी 2 दिन पहले एक पेपर में एक चीज़ आया था कि बोला था भाई ये प्रोटेक्शनिज्म जो आप करते हैं, क्योंकि देखो एमएसएमई सेक्टर को जो इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है, जो उसको इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो इनपुट्स चाहिए, उसके लिए उसको स्टील की जरूरत पड़ती है। तो जो स्टील है, वो चाइनीज स्टील जो है वो क्या होता है, सस्ता पड़ता है इसको, और इंडियन स्टील जो महंगा पड़ता है।
तो वो कह क्या रहा है कि भाई चाइनीज स्टील को हम लगाएंगे तो हमारा क्या करेगा, इनपुट कॉस्ट कम जाएगा। और यदि स्टील इंडस्ट्री कह रहा है तो भाई ये सस्ती चाइनीज स्टील को आप यदि मंगाते हो तो क्या होगा, अपनी इंडस्ट्री जो स्टील इंडस्ट्री है उसको क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। हाँ, फर्क पड़ेगा। तो ये कंट्रोडिक्टरी चल रहा है। अब गवर्नमेंट क्या करता है इसमें दिखा जाएगा। आप समझ गए कि नहीं समझे? चाइनीज स्टील सस्ता पड़ता है तो ये स्टील लाएगा तो एमएसएमई सेक्टर में यदि जाएगा तो इसको जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगा किसी भी गुड्स के लिए वो कम पड़ेगा। इंडियन स्टील्स है तो उसको कंपेयर टू दिस, अब चाइना इसमें क्या करता है अलग चीज है। चाइना का डंपिंग वंपिंग वाला सिस्टम आता है, सब्सिडी देके अपने माल को सस्ता करके फॉरन अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए वो करता है। तो फिर हम लोग यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं, ठीक, डंपिंग ड्यूटी सब लगा देते हैं, ठीक। तो अब लेकिन ऑब्वियसली एमएसएमई सेक्टर को तो इससे फायदा हो रहा है ना, तो गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर सकता है, तो चलो भाई कोई नहीं, यदि तुम्हारा है तो हम थोड़ा थोड़ा सब्सिडी दे देंगे, थोड़ा क्या करेंगे, रिबेट दे देंगे, कुछ इंसेंटिव दे देंगे। मतलब मेन ये है ना कि भाई आपका डोमेस्टिक मार्केट हो या इंटरनेशनल मार्केट हो, आपको मार्केट में खड़ा रहना पड़ेगा। यदि कोई गुड्स है, मैंने मान लो कि आपने क्या बनाया, ये मान लो ये गाड़ी बनाया, जगुआर बनाया, आपको अमेरिकन मार्केट में सेल करना है और सेम मॉडल की गाड़ी यदि चाइनीज ने बना लिया, वो भी सेम मतलब आपसे सस्ते प्राइस पे लेके आ रहा है, तो ब्रांडिंग अलग चीज है। यदि आपका ब्रांडिंग अलग चीज है, यदि ब्रांड है तब तो ठीक है, लेकिन ब्रांड नहीं है, यदि आप नया प्रोड्यूसर हैं तो क्या हो जाएगा, तो आपको सस्ता करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में क्या कर सकते, गवर्नमेंट सब्सिडी वब्सिडी देके कर देगा। रहने दीजिए, अभी यहीं तक बात देखें।